नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की भी तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें हम हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और हैशटैग कल की तैयारी के साथ आप हमारे सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी सवाल हमें भेज सकते हैं और हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी हैं और विलियम ओनील इंडिया के मयूरेश जोशी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले मयूरेश जी, बाजार पर आपकी एक राय जानना चाहेंगे, क्या व्यू अब आपका बन रहा है? निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ तो तेजी लौट आई है, लेकिन निफ्टी अभी भी कमजोर दिख रहा है। ओवरऑल बाजार को लेकर आपका नजरिया अब क्या कह रहा है? आफ्टरनून विश्व जी, आफ्टरनून किरण। तो दो चीजें, एक आई थिंक जो ग्लोबल संकेत हमें मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आउटकम, वहां से टैरिफ्स कैसे निकल के आते हैं, ये बहुत बड़ा डर है ग्लोबल मार्केट्स को एट दिस जंक्चर। दूसरा आई थिंक बिकॉज ऑफ द बॉन्ड यील्ड मूवमेंट यूएस मार्केट में जो एफआई आउटफ्लो चल रहा है, ये क्या कंटिन्यू करेगा? ऑब्वियसली आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो अर्निंग्स रहे हैं ये इतने उत्साहजनक नहीं रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक मार्केट से एक नीजक रिएक्शन के बाद एक टाइम वाइज करेक्शन फेज से गुजर सकता है। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जिन्होंने अर्निंग्स अच्छे दिए थे और जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स अच्छी रह सकती है, चुनिंदा बैंक्स, चुनिंदा एग्रोकेमिकल कंपनीज, चुनिंदा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो मुझे लगता है थोड़ा डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे फोकस देना चाहिए। और ये चुनिंदा सेक्टर जहाँ पे अर्निंग्स, ये तिमाही जहाँ जो तिमाही काफी वीक मानी जा रही थी और जो एक्सपेक्टेशन है कि Q3 भी थोड़ी सॉफ्ट रह सकती है, जहाँ पे अर्निंग्स में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी या सुधार देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट से एक टाइम बेस्ड करेक्शन से गुजरेगा, बट डोमेस्टिक सिक्लिकल, चुनिंदा डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर शायद अच्छा कर सकते हैं फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो चुनिंदा सेक्टर, चुनिंदा शेयर्स पर आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्स में अगर यहाँ पर थोड़ी वीकनेस ज़रूर है तो थोड़ी मुनाफा वसूली कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं जो बाजार में वो चल रहा है, लेकिन चुनिंदा मौके आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ प्रियंका मीणा हैं। इनके पास कैस्ट्रॉल के 300 शेयर है 150 के भाव पे, करंट भाव है 385 रुपए के ऊपर। मयूरेश जी, क्या लग रहा है, इनको बने रहना चाहिए? अच्छी तेजी है, अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, आगे भी ये मुनाफा कंटिन्यू होगा? तो दो चीजें आई थिंक, अगर आप कैस्ट्रॉल देखें या गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स देखें, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल फ्लूइड्स जो है बनाते थे, अभी इनकी इच्छा यही है कि ये ईवी फ्लूइड्स बनाए, क्योंकि जैसे पूरी इंडस्ट्री ट्रांजिशन करेगी ईवी सेक्टर की तरफ, मुझे लगता है आई थिंक ईवी फ्लूइड्स करना, बनाना ये लाजमी हो जाएगा एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस स्पेस आर मेकिंग दैट। दूसरा ऑब्वियसली आई थिंक जो प्राइसिंग रहती है इन टर्म्स ऑफ हाउ क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स आर प्लेस्ड, के स्प्रेड्स कैसे रहते हैं बेस ऑयल को लेके, ये सारी चीजें देखना बहुत लाजमी है। और अगर हम अज्यूम करके बैठे हैं कि एक रेंज में शायद रह सकता है क्रूड की प्राइसिंग गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इनपुट कॉस्ट पे थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर देखी जा सकती है। तीसरा, जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं जैसे डेटा सेंटर फ्लूइड्स हुए हैं और अदर न्यू एरियाज एज वेल, यहाँ पे आई थिंक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, बट ये बहुत स्मॉल एरिया है दिस जंक्चर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक रहने की मैं उम्मीद रखता हूँ। आई थिंक बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, तो ये स्टॉक के साथ बिल्कुल बने रह सकते अब अगले दर्शक हमारे साथ मनप्रीत हैं। आईओसी के 100 शेयर हैं इनके पास 144 रुपए के भाव पर। सितंबर में ये स्टॉक 180 के ऊपर था और अब भाव आ चुका है 134 रुपए पर। आप बताइए किरण जी, क्या लग रहा है, आईओसी खरीदना चाहिए या अभी रुकें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आईओसी का हम चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 150 160 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था वो तोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ तो चार्ट पैटर्न काफी वीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से
मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से एक रिवर्सल हम देख सकते हैं। तो नई खरीदारी के लिए तो सलाह नहीं रहेगी। एक इमीडिएट लेवल पे जो स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 128 का रहेगा, तो 128 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हो, लेकिन नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग वैच करना है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुरेश वर्मा का सवाल है हमारे पास। इंडिया मार्ट के 200 शेयर हैं उनके पास, खरीद का भाव है 2100 रुपए, अभी इनके खरीद भाव से करीब करीब 145 रुपए मार्केट प्राइस ऊपर है, 2245 का भाव है। क्या करना चाहिए किरण जी? इंडिया मार्ट बने रहें, निकल जाएं? देखिए, इंडिया मार्ट की अगर हम बात करें तो 3000 से स्टॉक टूटता हुआ आज 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली एक जो पैनिक लो पड़ा था वो पैनिक लो भी कहीं ना कहीं 2230 के आसपास है। अब आज का भी जो लो है वो 2235 के आसपास है, और वीकली चार्ट के आसपास आप देखोगे तो 2200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से फर्दर करेक्शंस भी रह सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार 2200 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। तो 2200 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ओके, तो 2200 का स्टॉप लॉस लगा ले जो आपके खरीद भाव के ऊपर है, तो जो भी मुनाफा आपके पास आ चुका है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और फिर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी अभी ना करने की सलाह किरण जी की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है शाहिद का सवाल है। NHPC के 3632 शेयर है इनके पास 104 के भाव पर, और अब भाव आ चुका है गिरकर 78 रुपए। जुलाई में ये भाव था 115 116 के आसपास NHPC था, और वहाँ से देखें तो काफ़ी गिरावट आ चुकी है। क्या लग रहा है अब यहाँ पर किरण जी, और गिरावट यहाँ पर आ सकती है? NHPC होल्ड करने में फायदा है क्या? एनएचपीसी का अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है 78 से 80 का, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि एक यहीं से अपस्विंग आया था, लेकिन कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके 85 87 के आसपास का रेजिस्टेंस मिला, और काउंटर वापस 80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल वीक काउंटर है मेरे हिसाब से। जब तक ये 83 के ऊपर नहीं जाता है तब तक सेल ऑन प्राइस की ही यहाँ पे सलाह रहेगी। तो करंट मार्केट प्राइस से मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, या तो मैक्सिमम उनको 75 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी वीक है मेरे हिसाब से। अगर कोई भी ऊपर में आपको प्राइस मिले तो निकल जाना चाहिए। जब तक 83 क्रॉस नहीं करेगा यहाँ पे कोई बड़ा अपस्विंग आए उसके चांसेस कम है। ओके, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने खरीदा है तो यहाँ पे निकल जाने की सलाह यहाँ पर किरण जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ महेश शेट्टी हैं। ग्लोबल हेल्थ के 150 शेयर है इनके पास 1050 रुपए के भाव पर, करेंट मार्केट प्राइस है 1075 का। मामूली फायदा यहाँ पर हो रहा है। किरण जी, क्या करना चाहिए ग्लोबल हेल्थ में? ग्लोबल हेल्थ का अगर हम डेली चार्ट देखें तो काफी एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट जो ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफी एक प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहा है एज ऑफ नाउ इस करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर। तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए, जिनके पास है उनको भी होल्ड रखना चाहिए। जैसे ही 1100 का लेवल अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि इसमें हम एक 1200 तक की रैली भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, 1000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना भी चाहिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले ले। धर्मेंद्र कुमार है हमारे साथ। अदानी टोटल गैस के 120 शेयर है इनके पास 1100 रुपए के भाव पर। क्या लग रहा है किरण जी, यहाँ पर अदानी टोटल गैस में 1100 के भाव की खरीद है इनकी? अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर आज जिस तरह का प्राइस एक्शन था, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल का जो सपोर्ट था 690, उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होके ही उसने वो लेवल को ब्रेक किया है। तो और लेकिन आज की जो कैंडल है वो हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी है, जो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न मानी जाती है। लेकिन जब तक 690 के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे कोई नई खरीदारी के लिए तो नहीं कहेंगे। लेकिन आज का जो लो है वो एक इंपॉर्टेंट लो हो जाएगा, तो आज के लो के हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। और नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से 690 क्रॉस करे तो ही हमें नई खरीदारी करनी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 650 के स्टॉप लॉस के आपका इन्वेस्टमेंट आप बने रह सकते हो। नई खरीदारी के लिए 690 क्रॉस होने दीजिए। तो नई खरीदारी करनी है तो 690 के ऊपर टिकने दीजिए, फिर खरीदें। और अभी जो आपके पास स्टॉक है उसमें बने रहने की सलाह किरण जी की तरफ से है। अगले दर्शक हमारे साथ महेंद्र हैं। टाटा स्टील के 500 शेयर हैं इनके पास 152 रुपए के भाव पर, करेंट मार्केट प्राइस है 141 का। हालांकि आज तेजी भी दिखी है, लेकिन हाल के हाई से अगर देखें तो काफ़ी भाव नीचे आ चुका है। महीने भर में 10% की गिरावट आई है। आप बताइए मयूरेश जी, टाटा स्टील पर आपका व्यू क्या है और पूरे मेटल सेक्टर को लेकर क्या व्यू है? क्योंकि आज पूरे ही सेक्टर में अच्छी तेजी दिख रही थी चाइना के फैक्टर से, चाइना की खबर से। आगे क्या लग रहा है? मेटल में कुछ और पसंद है आपको?
आई थिंक एल्यूमिनियम के स्टॉक्स काफी अच्छा कर चुके हैं, और जो ट्रिगर था एक्सपोर्ट टैक्स जो चाइना ने काटा है, इससे ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज काफी कम है ग्लोबल लेवल पे। अगर सप्लाई चाइना से कम होता है तो डिमांड जो डायनेमिक्स है और एग्जिस्टिंग सप्लाई, उससे प्राइसिंग बढ़ सकती है एल्यूमिनियम की। ऑब्वियसली जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है जैसे नाल्को है, हिंडाल्को है, जिनके पास बॉक्साइट एल्यूमिना की माइंस है, दे शुड बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। कहीं ना कहीं जो लेवरेज कंपोनेंट है हिंडाल्को का भी, इंक्लूडिंग इट्स स्टैंडअलोन एंड ओवरसीज ऑपरेशंस, should steadily come down for the next few years, क्योंकि एंड यूजर एप्लीकेशंस काफी डिवर्स है, इंक्लूडिंग बेवरेजेस, इंक्लूडिंग ईवी बैटरीज एक्सेट्रा। आई थिंक एल्यूमिनियम प्लेयर्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे, जिनके पास से रहना चाहिए। जो टाटा स्टील का सवाल रहा है स्पेसिफिकली, आई थिंक स्टील की जो डंपिंग है वो अभी भी बरकरार है। एचआरसी सीआरसी प्राइसेस आर स्टिल लोअर। डोमेस्टिक डिमांड ऑब्वियसली स्ट्रांग है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है डोमेस्टिक फ्रंट पे, ये स्ट्रांग रहेगा। जो ग्लोबल डिमांड है दैट शुड स्टेडीली एंड स्टेडीली कम बैक, बट जब तक चाइना का सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, प्राइसिंग विल प्रॉब्ली नॉट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, और इसलिए पूरी की पूरी तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है विद इन द मेटल्स पैक शायद एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स बेहतर करने चाहिए। ओके, तो ये व्यू है आपका मेटल सेक्टर को लेकर और टाटा स्टील पर स्पेसिफिक। चलिए, राघव सिंह है अगले कॉलर। टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं इनके पास 990 रुपए के भाव पर। अब भाव आ चुका है 772 तक गिरकर। हालांकि 1160 के आसपास का लेवल था कुछ महीने पहले तक। अब यहाँ से देखें तो काफ़ी गिरावट आई है। मैं बात कर रहा हूँ अगस्त के आसपास अच्छी तेज़ी वहाँ पर दिखी थी टाटा मोटर्स में, वहाँ से काफ़ी गिरावट आई है। टाटा मोटर्स को लेकर मयूरेश जी क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर और ओवरऑल पूरे ही ऑटो सेक्टर पर? ये थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो एक हाई बेस इफेक्ट आपने लास्ट 2 वर्षों से देखा था, वो शायद नंबर्स पे प्ले आउट हो रहा है। ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन फेज थ्रू जाएंगी सारी ऑटो कंपनीज व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम ग्रोथ, और इसलिए मुझे लगता है जो नए लॉन्चेस पिछले कई तिमाही में हुए थे, अगले कुछ तिमाही में ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू इंटरेस्टिंग लॉन्चेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, टू व्हीलर स्पेस में भी, फोर व्हीलर स्पेस में भी। बट इंक्रीमेंटल डिमांड कैसे इसको हैंडल करके ये देखना बहुत जरूरी होगा। अर्बन कंजम्पशन जो स्लो डाउन हो रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक एक इम्पैक्ट इसका भी शायद ये स्टॉक्स पे आएगा। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये वर्ष एक कंसोलिडेशन का वर्ष होगा एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न। एक जेन्युइन रिकवरी मुझे लगता है आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आएगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंसोलिडेशन फेज से ये सारे ऑटो स्टॉक्स गुजरेंगे। चलिए, अगले दर्शक का सवाल ले लेते। विनोद कुमार हैं, इनका सवाल गेल पे है। 200 शेयर है 120 रुपए के भाव पर। गेल में क्या करना चाहिए किरण जी? सो गेल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज गैस के स्टॉक्स गिरे हैं, सो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो वीकनेस का ही है। स्टॉक ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज काफी अर्से पहले ही ब्रेक कर दी है। अब लास्ट जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इलेक्शन डे के दिन का जो पैनिक लो है वो है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है वो 175 173 का एक स्टॉप लॉस रखे, अगर वो लेवल भी गेल में ब्रेक होता है तो ये करेक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो नई खरीदारी के लिए तो यहाँ कोई सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास भी है वो 175 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रहा है। ओके, नई खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। चलिए, संदीप सिंह का सवाल ले लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स के 400 शेयर हैं इनके पास 280 रुपए के भाव पर अभी भी फायदे में बैठे हैं। क्या मयूरेश जी क्या लग रहा है, ये जियो फाइनेंशियल को लेकर वैल्यू अनलॉक की बात हो रही है कि रिटेल और इनके आगे और भी बिजनेस में, क्या इसका फायदा इस सब्सिडियरी को भी मिलेगा? जियो फाइनेंशियल्स पर भी उसका कुछ असर होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर कई पॉजिटिव रिपोर्ट भी सीएलएसए की आई थी वीकेंड के दौरान। क्या लग रहा है आगे क्या होगा इसमें, और जियो फाइनेंशियल्स पे खासकर क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है आई थिंक देव स्टिल गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तक उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है। एसेट मैनेजमेंट हो, इंश्योरेंस सर्विसेज हो, तो दे आर जस्ट प्लकिंग अप द लो हैंगिंग फ्रूट। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो फुल फ्लेज सर्विसेज हैं, जो एग्जिस्टिंग उनके पास डेटाबेस है जियो से, रिटेल से, और जो टेक स्टैक सर्विसेज हैं जो ये पूरे की पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोसेसेस में, विच विल ऑप्टिमाइज कॉस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक क्या प्रोडक्ट्स रोल आउट करते हैं, हाउ द प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेड, ये सारी चीजें देखनी होंगी। बट जनरली आई थिंक बिकॉज ऑफ द बेस दैट दे प्रोबेबली गॉट, द टेक्नोलॉजी सपोर्ट दैट दे प्रोबेबली गॉट, एक्सपेक्टेशन है कि दे विल बी हैविंग अ फास्टर रन टू द मार्केट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं, ऑब्वियसली महंगे थे। जिनके पास है बने रह सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स विल ऑब्वियसली हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस। नए निवेश के लिए आपको वेट करना चाहिए, इस लेवल पे ना खरीदे। देखते हैं किस तरह से क्लैरिटी आती है, आके उनके विजन में और सफाई मिलती है, कैसे बिजनेसेस उनके बढ़ते हैं, चीज़ें रोल आउट होंगी, उसके बाद यहाँ पर नए निवेश
फिर आप यहाँ पर सोच सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सुदेश हैं। जोमेटो के 260 शेयर है 200 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए किरण जी? जोमेटो के राइट। हाँ। ओके, तो जोमेटो की अगर हम बात करें तो आज जिस तरह का चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं या तो ओवरऑल जिस तरह का इंट्राडे चार्ट पैटर्न भी है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट के ऊपर। आप देखोगे तो स्टॉक अपने 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जो था वो लास्ट 3 दिन में उसके ऊपर भी आ चुका है, तो काफी अच्छा एक सेटअप है। मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, या कोई भी गिरावट आए गिरावट में लाइक 260 तक तो हमें एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 250 का बन रहा है, 250 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। तो ये व्यू है जोमेटो को लेकर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीआईपी का, यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। किरण जी आप बताइए, आपकी तरफ से क्या है वीआईपी शेयर? तो हमारी तरफ से 2 शेयर है, दोनों में कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक बार के लिए यहाँ से बाई करना चाहिए। तो पहला तो आज का हीरो ही है एसबीआई। एसबीआई ने आज काफी अच्छा मार्केट को संभाला है, ओवरऑल 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक वापस हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया हुआ है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो एसबीआई लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। 810 के आसपास की क्लोजिंग है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ऊपर में 840 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 794 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो 794 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए एसबीआई। दूसरा जो कॉल हमारा रहेगा वो अशोक लेलैंड रहेगा। अशोक लेलैंड की भी अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न या तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अशोक लेलैंड भी करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1 से 2 दिन में 235 तक की एक रैली आ सकती है एंड 209 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो एसबीआई और अशोक लेलैंड हमारी तरफ से बाई करते हैं। एसबीआई, अशोक लेलैंड, किरण जी की तरफ से। आप बताइए मयूरेश जी, आपकी भी तरफ से क्या है वीआईपी शेयर में आज? तो हम एक वॉचलिस्ट में स्टॉक रख रहे हैं रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस स्टॉक इटसेल्फ, जो यूटिलाइजेशन लेवल है ऑफ हॉस्पिटल बेड्स दैट शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। अच्छे खासे बेड्स इन्होंने ऐड किए हैं पिछले 3 महीनों में, जिसकी वजह से इनके ऑक्यूपेंसी रेट्स अच्छे खासे नीचे आके हैं, बिलो 50% एट 42%। दूसरी चीज इन टर्म्स ऑफ द एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड दैट इज ऑल्सो कम डाउन, क्योंकि यूटिलाइजेशन इतना बढ़ा नहीं है। बट जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा इनके क्लस्टर्स में, स्पेसिफिकली हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, जो ये कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, गुड़गांव में वो 400 बेड्स लगा रहे हैं अगले 1 से 2 वर्षों में। सो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिंग विल बी बियॉन्ड देयर जोग्राफिकल एरियाज, और एक्सपेक्टेशन है जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगी, आरपॉप्स बढ़ेंगे, एलॉस बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स में इसका प्रभाव देखा जाएगा। ऑब्वियसली अगर इन स्पेशलिटी पेडियाट्रिक केयर जिसकी बहुत जरूरत है in terms of not just urban areas but semi-urban and tertiary areas as well. तो ये स्टॉक नजर और वॉच लिस्ट पे से। ओके सर, एक बार स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे मयूरेश जी, वो मिस किया हमने। रेनबो चिल्ड्रन ओके हॉस्पिटल। ओके, रेनबो। थैंक यू सर मयूरेश जी, आपने रेनबो आपने बताया, एसबीआई और अशोक लेलैंड किरण जी की तरफ से। चलिए जाते जाते मयूरेश जी कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, तो जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक्स हमने हमारे रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिए होंगे। क्लाइंट्स में और मे नॉट हैव पोजीशन डिस्कस्ड, बट प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशंस ऑन द स्टॉक्स आई हैव डिस्कस्ड ऑन योर शो। थैंक यू। ओके किरण जी, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है उसमें मेरी और मेरी फैमिली का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट है तो एसोसिएट का हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना चाहिए उनको, किन स्टॉक्स में बने रहे, कहाँ से निकलने की सलाह आपने दी है। चलिए अब वक्त हो गया है कि कल मार्केट के लिए बड़े ट्रिगर कौन कौन से हैं, कल कहाँ आपको नज़र रखनी चाहिए, ये जानने का और बताने के लिए हमारी सहयोगी रक्षा रावत मौजूद है। रक्षा बताइए। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की तो कल यूरो जोन का सीपीआई डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ अगर बात भारतीय बाज़ारों की करें तो कल कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पे इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन कल आईपीओ के लिहाज से एक चीज़ बहुत ही अहम है। जी हाँ, एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जो है वो कल से खुलने जा रहा है और ये आईपीओ 22 नवंबर तक खुला रहेगा। साइज़ की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए का जो है
वो आईपीओ का साइज़ है। इसी के साथ कंपनी ने जो आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है वो है 102 से 108 रुपये प्रति शेयर। अलॉटमेंट की बात करें तो 25 नवंबर को आपको अलॉटमेंट होगी और कंपनी 27 नवंबर को एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होगी। इसी के साथ साथ डिविडेंड के लिए जिन शेयरों में खरीदारी का कल आखिरी दिन होने वाला है उनमें शामिल होंगे कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, इन्फो एज, ओएनजीसी और सेक्सॉफ्ट। जी हाँ, और इनकी रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर होने वाली है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको कल नज़र बना के रखनी है। शुक्रिया रक्षा बताने के लिए कि कल के लिए अहम ट्रिगर बाजार के लिए क्या क्या हो सकते हैं। चलिए शो को यहीं समेटते हैं। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।